हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। यूपी स्पेशल ये करंट अफेयर रहेगा आपका अगस्त महीने का रहेगा आपका कलेक्शन जो है। और जो ये मैगजीन है आपकी जो है दृष्टि आईएएस की है। दृष्टि आईएएस की ये मैगजीन्स है। आप जाके दृष्टि की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ये। ठीक है, तो यूपी स्पेशल जितना भी आपका एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम्स में, अभी आपका यूपी पुलिस जो है एग्ज़ाम्स हुआ था, इसमें हालांकि पैटर्न इन्होंने चेंज किया था, लेकिन नेक्स्ट अभी और भी भर्तियां आने वाली हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा आपका यूपी स्पेशल। ठीक है, इसके अलावा आपका यूपी आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम अभी होना है 22 दिसंबर को, उसमें भी जो है आपका यूपी स्पेशल अच्छा खासा पूछा जाता है। तो हम इसको मंथ वाइज कवर करेंगे, पीछे की ओर चलेंगे इसमें, यानी कि पहले अगस्त का कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जुलाई का, फिर जून का। तो इस तरीके से हम जो है बैक की ओर चलेंगे। पहले अगस्त का देख लेते हैं, जितना भी करंट अफेयर है आपका पूरे महीने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, तो इन सबको हम डिटेल में कवर करते हैं। उसको वहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है डिटेल में कर लो। यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक आता है आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित किया लव जिहाद विधेयक। यानी कि जो यूपी विधानसभा है उसने आपको एक विधेयक पारित किया है, लव जिहाद। ठीक, हालांकि जो है यूपी विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस विधेयक में धोखाधड़ी या जबरन धन परिवर्तन के संबंध में कड़े प्रावधान निहित हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है धोखा देकर, अपने जाल में फंसाकर, ठीक है, या ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है किसी भी व्यक्ति का, तो जो है इसको एक साजिश माना जाएगा। और उसके लिए जो मैक्सिमम कारावास डिसाइड किया गया है वो 20 साल का किया गया है, या आजीवन कारावास भी उसको हो सकता है। विधेयक के तहत सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है धर्म परिवर्तन को। इस तरीके के अगर धर्म परिवर्तन आप कराते हैं तो ये गंभीर अपराध है। इस विधेयक में ये भी बताया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति पीड़ित है वही जाके जो है एफआईआर कराए। फैमिली मेंबर्स भी जाके एफआईआर करा सकते हैं। माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, कोई भी जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है, और इसकी जो सुनवाई है वो आपकी सीधे सत्र न्यायालय में होगी। ठीक है, विधेयक में इस अपराध को अजमानती भी बताया गया है, यानी कि आपको जमानत नहीं मिलने वाली है अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, देखिए, विवाह के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो आपको 2 महीने पहले जाके अपना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस विधेयक के बारे में। और देखते हैं, राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून। उड़ीसा 1967 में इस तरीके का कानून बना चुका है। उसके बाद आपका जो है मध्य प्रदेश ने बनाया था, तो उड़ीसा जो है धर्मांतरित कानून पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, फिर तो इसी तरीके से और भी राज्यों ने लागू किया, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश 2021 में कर चुका है, हरियाणा 2022 में कर चुका है, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, संशोधन हो रहा है आपका। ठीक है, संशोधन विधेयक है ये वाला 2024 में जो भी लाया गया है। ओके, और इसमें जो है दंड को बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो सज़ा का प्रावधान है उसको बढ़ा दिया गया है। केंद्र का क्या पक्ष है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए एक शपथ पत्र में कहा है कि धर्म के अधिकार में दूसरों को विशेष रूप से धोखाधड़ी या बलपूर्वक माध्यम से धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है।
यानी कि जो आर्टिकल 25 आपको देता है ना, आर्टिकल 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। तो केंद्र हमारा ये कह रहा है, केंद्र की जो सरकार है उसका ये कहना है कि माना ठीक है भाई, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, लेकिन आप जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का तो अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है उत्तर प्रदेश में होगी लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना। न्यूज़ में क्यों था? उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया की शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 5 प्रमुख एक्सप्रेस वे के किनारे IMLC, यही है आपका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर, इसको शॉर्ट में कहते हैं IMLC, स्थापित किए जाएंगे 5 प्रमुख एक्सप्रेस वे के किनारे। कौन कौन से हैं वो? तो गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल इसमें शामिल हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी। फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को IMLC के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी अनुसूचित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी आवश्यक है। ठीक। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA ने एक परामर्श अधिकरण को चयन करने के लिए प्रस्ताव के अनुरोध के लिए RFP प्रक्रिया शुरू की है। क्या है ये UPEIDA? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक्सप्रेस वे परियोजना के विकास के लिए 2007 में इसको स्थापित किया गया था, एक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अयोध्या बना आदर्श सौर नगर, यानी कि जो आपका अयोध्या है वो एक आदर्श सौर नगर बन गया है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है, जिसके बाद जो है एक आदर्श नगर बन चुका है, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर नगर का प्रतिष्ठान पदनाम प्राप्त हुआ है। अयोध्या कहाँ पर स्थित है आपका? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी। सरयू एक ऐसी नदी है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी का प्राचीन महत्व है क्योंकि इसका उल्लेख जो है वेदों और रामायणों में मिलता है। यह नदी जो है कर्नाली और महाकाली नदियों के संगम पर बनती है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले रामनवमी के त्यौहार पर हजारों लोग अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। तो ये था आपका सरयू नदी के बारे में। ठीक है, न्यूज़ क्या थी हमारी कि अयोध्या जो है एक आदर्श सौर नगर बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य हाल ही में आदर्श सौर नगर के रूप में स्थापित हुआ है? तो आपको याद रखना है अयोध्या। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है। तो NMC ने उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने की अनुमति दे दी है और 2 मौजूदा कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। ओके, कहाँ कहाँ होंगे ये? तो बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में। ओके, 600 MBBS सीटों की अनुमति जारी की गई है टोटल। NMC क्या होता है आपका? तो NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 द्वारा की गई थी। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर की गई थी। यानी कि पहले क्या था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI था, अब वो क्या हो गया है? NMC हो गया है आपका। ओके, इसमें 4 स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग तथा नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। ओके, NMC के पास एक चिकित्सा सलाहकार परिषद भी है
जो चिकित्सा सेवा और प्रैक्टिस से संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देती है। एनएमसी जो है प्रमुख स्क्रीनिंग परीक्षाओं जैसे कि नीट यूजी, नीट पीजी, एफएमजी के संचालन एवं देखरेख के लिए जिम्मेदार है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखो आप, ठीक है। एक आपका टर्म यहाँ पर है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। एनएमसी ने प्रतिष्ठित WFME मान्यता भी प्राप्त की है, जिसका अर्थ है कि एनएमसी द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा डिग्रियों को जो है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ओके। WFME की स्थापना 1972 में विश्व चिकित्सा संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कैसे बनेगा, ठीक है, ये कहाँ पर कॉलेज खोले जाएंगे, तो ये नहीं पूछेगा आपका। बेसिकली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो एनएमसी के बारे में पूछ सकता है, तो इसलिए जो हमने एनएमसी को डिटेल में पढ़ा। एनएमसी का पुराना नाम पूछ लेगा, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 2020 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एनजीटी ने ठोस अपशिष्ट फेंकने पर जुर्माना लगा दिया है। एनजीटी क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको जो है हम अपने स्टैटिक्स वाली जो आपकी इन्वायरमेंट की वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है, तो जाके देख लीजिए एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए एनजीटी के बारे में आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एनजीटी हो जाता है यहाँ पर। ओके, एनजीटी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बाद भारत एनजीटी के गठन के साथ एक समर्पित पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश है और पहला विकासशील देश है, ठीक है। एनजीटी के को आवेदनों तथा अपीलों का अंतिम रूप से निपटान दायर होने के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। यानी कि कोई अपील अगर दायर होती है तो 6 महीने में आप उसका निपटाना करोगे। एनजीटी की 5 बैठक स्थान है। नई दिल्ली इसकी मुख्य बैठक स्थान है। उसके अलावा कहाँ पर होती है, तो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनः सक्रिय किया गया। क्या होता है ये, तो एंटी रोमियो स्क्वाड, इसका उद्देश्य होता है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना तथा उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य लड़कियों के कॉलेज के बाहर उनके साथ छेड़छाड़ और छेड़खानी में शामिल पाए जाने वाले लड़कों के खिलाफ कार्यवाही करना है, ठीक है। तो इस तरीके का स्क्वाड होता है ये, और इसको जो है दोबारा से सक्रिय किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना शुरू की जाएगी। कृषि व्यवसाय परियोजना स्टार्ट होगी आपकी। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें इसमें, तो इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों के किसानों, कृषि समूह तथा कृषि जो MSMEs है उनको लाभ होगा। एक अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना से 10 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, जिनमें कृषि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 30% ग्रामीण महिलाएं भी शामिल होंगी। परियोजनाओं के तहत जो है लगभग 1 लाख मछुआरों को भी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका कृषि व्यवसाय परियोजना के बारे में, और इसको वित्त पोषित कौन करेगा, तो विश्व बैंक। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा बस। ओके, इसके अलावा नहीं पूछेगा इससे कुछ भी। और पूछ सकता है तो आपके ज़िले पूछ सकता है कितने ज़िलों में लागू होगी, तो 28 में आप लागू होगी, याद रखना है। उत्तर प्रदेश विभाजन विभीषिका का स्मरण करेगा। क्या होता है ये, चलते हैं। सूत्रों के अनुसार यूपी गवर्नमेंट जो है 14 अगस्त 2024 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत के विभाजन के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए
विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। थीम पता चल गई आपको, क्यों मनाया जाएगा ये? तो जो विभाजन के दौरान जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ओके, यह भेदभाव, दुश्मनी और दुर्भावना को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। साथ ही एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवता के सशक्तिकरण को भी प्रेरित करता है। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा विभाजन विविधता स्मृति दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विभाजन के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिवस को मनाने की घोषणा की है? तो विभाजन विविधता स्मृति दिवस। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूपी में जो है 2028 तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कब तक ये लक्ष्य हासिल करना है? तो 2028 तक इसको हासिल करना है। कितना गुना? तो 5 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा कि किस राज्य ने जो है विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी। ओके, बस यही वन लाइनर ही पूछे जाएंगे आपसे, और कोई ज़्यादा खास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी पता होना चाहिए थोड़ा डिटेल में। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। टोल फ्री लाइन जो है फीडबैक एकत्र करने, चिंताओं का समाधान करने तथा अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों से स्कूल शिक्षा संबंधी पूछताछ का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। ओके, विद्या समीक्षा केंद्र क्या होते हैं? तो इनको शॉर्ट में कहते हैं BSK। इनका उद्देश्य जो होता है वो अधिगम के परिणामों से बड़ी उपलब्धि के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूलों, 96 लाख शिक्षकों और 26 करोड़ छात्रों को डेटा को कवर किया जाएगा, और AI के माध्यम से इन पे जो है निगरानी की जाएगी, डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में समस्याओं का समाधान। एक आधिकारिक बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी समस्या का समय पर समाधान करने का आश्वासन दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए विभागीय भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जो है 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से संबंधित परियोजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। महाकुंभ क्या होता है? तो कुंभ मेला जो है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की UNESCO प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी जो है पवित्र नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। यह मेला जो है नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा और प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर होता है। इसको हम संगम भी कहते हैं। चूँकि जो है यह कुंभ का मेला भारत के 4 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण त्यौहार बन जाता है। 1 महीने से अधिक समय तक ये चलता है मेला आपका जो है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूपी में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना। तो यूपी की जो CM है, उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण यूपी रेरा तथा 400 परियोजनाओं पर रोक।
न्यूज़ में क्यों आया ये? उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्रणाली यूपी रेरा जिसको कहते हैं, ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल रहे। इनमें से कई परियोजनाएं जो है एनसीआर में स्थित हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार्रवाई का कारण 2018 से लगातार नोटिस देने के बाद भी जो है कई प्रमोटर्स ने इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया। इस निर्णय का उद्देश्य आवंटितों को निवेश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सुनिश्चित करके संभावित धोखाधड़ी से बचना है। क्या करते हैं कि जैसे रोड का कोई प्रोजेक्ट आया तो जो ठेकेदार वगैरह होते हैं या जिनको जानकारी लग जाती है वो वहाँ पर ज़मीन खरीद लेंगे, ठीक है। फिर सरकार जो है सर्कल रेट से उसका 3 गुना 5 गुना इस तरीके से पैसा देती है। तो इन सबको रोकने के लिए इस तरीके का जो प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैलिफोर्निया। तो बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम कैलिफोर्नियम नामक पदार्थ जब्त किया है जो कि अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु है और इसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। कैलिफोर्नियम इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका साइंस में पूछ लेगा, मतलब है तो आपका करंट अफेयर्स में ये, लेकिन अब इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड पूछेगा। ओके, साइंटिफिक बैकग्राउंड पूछेगा। इन्हीं एग्जाम्स में यही होता है, करंट अफेयर में कुछ होता है, पूछते कुछ और हैं। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। कैलिफोर्निया का नाम अमेरिका राज्य कैलिफोर्नियम और विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। इसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्केले के शोधकर्ताओं द्वारा संश्लेषित किया गया था। कैलिफोर्नियम एक चांदी सफ़ेद रंग की सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु है जिसकी आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 98 है। तो ये सब जो है आप जो केमिस्ट्री पढ़े हुए होंगे, 12th तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो उनको सबको पता होगा आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वगैरह क्या होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस आपको याद रखना है कहाँ से पकड़ा गया है, कितनी कीमत है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अयोध्या वृंदावन में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है, जहां भक्त मंदिरों में जा रहे हैं तो हर के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है बस। कृष्ण जन्माष्टमी आमतौर पर अगस्त या सितंबर में चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। जन्माष्टमी का एक प्रमुख आकर्षण दही हांडी उत्सव है। ये इम्पोर्टेंट है, मेले पूछ लेगा आपका, मेले पूछता है ना। ताज महोत्सव तो है आगरा के शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक जीवंत 10 दिवसीय उत्सव है। कुंभ मेला, अभी हमने बात करी थी। गंगा महोत्सव, गंगा नदी भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसने अपने तट पर कई सभ्यताओं को पोषित किया है। कार्तिक महीने के दौरान वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। आता है आपका वाराणसी में SLCR परियोजना। भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी ने प्रमुख सहयोगों को सुगम बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू यानी कि IIT BHU तथा डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुत्थान एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है। यानी कि जो छोटी नदी हैं उसको हमें दोबारा से सही करना है, बस ऐसे समझो। SLCR का उद्देश्य सतत उपायों का उपयोग करके वरुणा नदी को बहाल करना है। कौन सी नदी को? वरुणा नदी को। अब हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बचता है सिवाय वरुणा नदी के। तो चलिए आ जाते हैं वरुणा नदी के बारे में, देख लेते हैं क्या है ये। तो देखिए ये है आपकी वरुणा नदी, आपको दिख रही होगी मैप में, ठीक है। यह गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है। यह प्रयागराज जिले के फूलपुर शहर से बहती है। यह वाराणसी जिले के सराय मोहना गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
वाराणसी जिले का नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी नदियों के नाम से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज पता चल गया ना आपको वाराणसी को वाराणसी क्यों कहते हैं, क्योंकि वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम पर लिया गया है। कौन कौन सी? वरुणा और अस्सी। ठीक, इन दोनों को मिला के बन गया आपका वाराणसी। तो वरुणा नदी का पुनरुत्थान किया जाएगा SLCR के माध्यम से। ये त्रिपक्षीय पहल है, अभी हमने बात करी थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बायनाट के लिए राहत और पुनर्वास निधि। यूपी गवर्नमेंट ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए केरल सरकार को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केरल के वायनाड जिले में भारी वर्षा और नाजुक स्थितियों के कारण जुलाई 2024 की शुरुआत में विनाशकारी भूस्खलन आपदा आई थी, तो उसी के लिए बस जो है मदद की गई है बस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। यूपी गवर्नमेंट ने जो है राज्य के 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। राज्य ने यह शर्त भी हटा दी कि उनकी पारिवारिक आय वार्षिक 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब कुछ भी नहीं, अब आपको बस संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत के विद्यालय हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस नई योजना के तहत कक्षा 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये तथा कक्षा 8 के बच्चों को 75 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। समझ रहे हो? 6 क्लास में हो तो वही 50 रुपये ले जाओ, 7th में हो तब भी 50 रुपये ले जाओ, और अगर 8th में हो तो 75 रुपये ले जाओ। और ये जो मिलेंगे ना आपको पर मंथ में मिलेंगे, यानी कि 12 महीना गुणा 50 रुपया। ओके, लगभग 600 रुपये मिल जाएगा साल में। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी। यूपी मंत्रिमंडल ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना। पच लो भाई साहब, अब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजना और पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख तक की आय अर्जित कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आप यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जिन जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, ये सब क्या करें, गवर्नमेंट के बारे में अच्छा अच्छा बोलें तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, बस इतना याद रखो आप। दिया भी है यहाँ पर कैसा क्या है। देखिए, सूत्रों के अनुसार लिस्टिंग के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एक्स ये ट्विटर है आपका, फिर कुछ और समझ लो। इंस्टाग्राम के खाता धारकों या ऑपरेटरों अथवा प्रभावितों को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। तो जाइए भाई यूट्यूब पे गवर्नमेंट के बारे में दिखाइए, योजनाओं के बारे में दिखाइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा शुरू करेगा। यानी कि जो यूपी बोर्ड है वो व्यावसायिक शिक्षा को स्टार्ट करने जा रहा है। क्लास 6 से ही ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी। इम्पोर्टेंट है, अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी। ओके, बस ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लास्ट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रोजगार पहल। तो अगले 2 वर्षों में युवाओं को 2 लाख रोजगार देने हैं, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ये। तो 60,000 आपकी पुलिस की वैकेंसी आई चुकी हैं, लगभग 40,000 और आएंगी। ठीक है,
यानी कि 1 लाख वैकेंसी पुलिस की आपकी आएंगी। और भी जो है एसएससी जीडी वगैरह किसी में भी निकालेंगे आपका, फ़िलहाल तो यूपी से रिलेटेड। ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये योजना आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि आपके जो कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो टैबलेट या स्मार्टफ़ोन मिल रहे हैं वो इसी योजना के तहत मिल रहे हैं। तो इस योजना का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, तो ये था हमारा यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स अगस्त महीने का, अगस्त 2024 का कंप्लीट कर लिया है सारे टॉपिक्स को। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बच के नहीं जाएंगे, यूपी स्पेशल के जितने भी होंगे। ये 1 मंथ की कवरेज थी आपकी पूरी। ठीक है। शॉर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें लगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बस उन्हीं को पढ़ा है। और आप चाहें तो इसको जो है दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे अपना जुलाई महीने के बारे में। ओके, बैक में चलेंगे।